द ऑक्यूपेंट मूवी के स्टार्टिंग में हमें 2 सिस्टर्स को दिखाया जाता है। उनमें से एक एबी नाम की बड़ी सिस्टर होती है और बेथ नाम की गर्ल उसकी लिटिल सिस्टर होती है। और कुछ दिनों पहले ही एबी की मम की डेथ हो चुकी होती है, इसलिए अब एबी बेथ का ख्याल रखती है। और अभी बेथ और एबी का आर्ची नाम का डैड जिंदा होता है, इसलिए ये दोनों इस टाइम अपने डैड के साथ ही रहती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो एबी की सिस्टर बेथ को अब कैंसर हो जाता है। उसे पहले से ही कैंसर था, लेकिन अब ज्यादा बढ़ जाता है और अब उसका कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंच गया होता है। इसलिए बेथ अब कभी भी मर सकती है, इसलिए बेथ को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। तब एबी को वहाँ की डॉक्टर बताती है कि हम तुम्हारी सिस्टर बेथ को बचाने की पूरी ट्राई करेंगे, लेकिन हम ये गारंटी बिल्कुल नहीं दे सकते कि ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और एबी अपनी सिस्टर बेथ का अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कराना चाहती है, इसलिए बेथ को अब अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा, जहाँ पर बड़ी डॉक्टर इसके कैंसर का ट्रीटमेंट कर सके। और इस सब के लिए एबी को काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए एबी अपने डैड से कहती है कि अब मुझे हाई सैलरी वाली जॉब करनी चाहिए। तब एबी को उसके डैड आर्ची इसके लिए मना कर देते हैं, क्योंकि इस हाई सैलरी वाली जॉब में काफी ज्यादा रिस्क था। और कहता है कि अब ऐसे करा के मैं अपनी दोनों डॉटर्स को नहीं खो सकता। तब एबी कहती है कि मैं बेथ को ऐसे ही नहीं खो सकती और मैं कैसे भी करके बेथ को बचाना चाहती हूँ। और इसी वजह से एबी यूरेनियम माइन प्रोजेक्ट और हाई सैलरी रिस्क की जॉब करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद एबी नॉर्थ जॉर्जिया के माउंटेन्स में पहुंच जाती है और ये जगह रशिया के पास में ही है और अब उसे इस जगह पर यूरेनियम माइन प्रोजेक्ट पे काम करना होगा। फिर एबी अपनी जॉब ज्वाइन करती है और अपने कलीग के साथ यूरेनियम माइन की प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देती है। और ये दोनों इन पहाड़ों पर अभी जॉब कर रहे होते तभी एबी माउंटेन के दूसरी तरफ देखती है, जहाँ पर की फॉरेस्ट है। और इतने सारे पेड़ों को देखकर एबी अपनी कलीग से कहती है कि मुझे लगता है कि अब हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। एबी की ऐसी बातें सुनकर उसका कलीग तुरंत मना कर देता है और कहता है कि देखो, हम वहाँ पर नहीं जा सकते, क्योंकि उधर कुछ दूर से ही रशियन एरिया स्टार्ट हो जाता है और अगर हम छुपते हुए वहाँ पर चले भी गए तो रशियन लोग हमें देखते ही गोली मार देंगे। इसलिए जिंदा रहना है तो यहीं पर रहना चाहिए और हमें जो भी एरिया दिया गया है हम उसी में ही यूरेनियम की खोज करेंगे। इस दिन तो ये दोनों यहीं पर रुक जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम और गुजरने के बाद एक दिन एबी अपने उस कलीग की बातों पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से सीधे रशियन एरिया की तरफ के जंगल में चली जाती है। और एबी अपनी गन को हाथ में लिए हुए आगे बढ़ रही होती है और उसे इस जंगल में काफी अजीब सा फील होता है। और ये जंगल चारों तरफ से बिल्कुल सुनसान है और दूर दूर तक बिल्कुल सन्नाटा सा है। थोड़ी दूर और आगे जाकर एबी को एक जगह पर एक अजीब सा पत्थर मिलता है। तब एबी उस पत्थर को अपने हाथों में उठा लेती है और ऐसा अजीब सा पत्थर उसने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ही देखा था, क्योंकि इस एरिया में ऐसा अजीब सा पत्थर मिलना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। इसके बाद एबी उस पत्थर को अपने साथ बेस पर लेकर आ जाती है और फिर इस अजीब से पत्थर के बारे में जानने के लिए काफी रिसर्च भी करती है। और देखने से ऐसा लग रहा था कि ये कोई जीवित पत्थर ही हो और इस तरह का अजीब पत्थर पहले किसी ने नहीं देखा था। और एबी इस अजीब पत्थर के बारे में रिपोर्ट भी नहीं करती और किसी और को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। एबी इस ब्लैक पत्थर को अपने पास ही रख लेती है और एबी अपना काम कर रही होती है, तभी उसे अपने डैड का कॉल आता है और उसके डैड आर्ची उससे कहते हैं कि वो अब बेथ को हॉस्पिटल से अपने घर पर ही लेकर आ रहे हैं। और उसके डैड आगे कहते हैं कि इससे कि कम से कम बेथ अपने घर पर आराम से तो मर जाएगी, लेकिन एबी ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। फिर एबी तुरंत अपने कलीग सर्गेई के पास जाकर उससे कहती है कि मेरा इस टाइम घर पर जाना बहुत जरूरी है, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से घर पर छोड़ दो। लेकिन सर्गेई एबी को घर पर छोड़ने नहीं जा सकता था, लेकिन सर्गेई उससे कहता है कि पास में तुम्हारा एक हेलीकॉप्टर वेट कर रहा है, तुम उसमें चली जाना। फिर सर्गेई उसे हेलीकॉप्टर तक छोड़ने आता है। तब एबी उस हेलीकॉप्टर में चढ़ जाती है। भैया एबी के पास वो अजीब सा ब्लैक पत्थर भी होता है। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर उसे वहाँ से घर की तरफ ले जाने लगता है और अब ये आईसी माउंटेन के ऊपर से होके जा रहे होते हैं। जाती है एबी अपने हेलीकॉप्टर से बाहर नीचे की तरफ देख रही होती है और एबी को ऊपर से इस तरह का व्यू देखकर काफी अच्छा फील हो रहा था। तभी पायलट एबी को बताता है कि हमारे जस्ट सामने रशियन एरिया है और अगर हम उनके एरिया की तरफ जाते हैं तो वो तुरंत ही हमारे हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देंगे। अब भी फॉग वाले एरिया से होकर गुजर रहे होते हैं, लेकिन तभी एबी अपने हेलीकॉप्टर के बाहर कुछ बर्ड्स को देखती है और ये बर्ड स्टारलिंक के जैसे ही होते हैं। अब एबी सोचती है कि ये बर्ड इतनी हाइट पर कैसे उड़ रहे हैं, क्योंकि ये बर्ड हमेशा निचले एरिया में ही उड़ते हैं। और फिर धीरे धीरे ये बर्ड्स का ग्रुप इनके हेलीकॉप्टर के और नजदीक आ जाता है और कुछ ही टाइम बाद ये बर्ड हेलीकॉप्टर से टकराने लग जाते हैं। इस वजह से हेलीकॉप्टर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है और पायलट हेलीकॉप्टर को संभालने की काफी ट्राई कर रहा होता है और धीरे धीरे हालात इतने खराब हो जाते हैं कि अब ये हेलीकॉप्टर नीचे गिरकर क्रैश होने वाला था। फिर पायलट की काफी ट्राई करने के बाद भी ये हेलीकॉप्टर नीचे गिरकर क्रैश हो जाता है, लेकिन इस क्रैश में एबी बच जाती है और वो बस थोड़ी बहुत ही इंजर्ड होती है। तभी एबी देखते है कि एक पायलट तो हेलीकॉप्टर क्रैश में तुरंत मर चुका होता है और दूसरा पायलट भी काफी इंजर्ड होता है। लेकिन वो पायलट एबी से इशारों में बात करते हुए उससे कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ पर पड़े रेडियो से हेल्प मांगो। और एबी रेडियो से हेल्प मांगने की काफी ट्राई करती है, लेकिन अभी वहाँ का कोई भी रेडियो काम नहीं कर रहा था और इनका हेलीकॉप्टर क्रैश इतना दूर हुआ था कि आसपास से इनकी हेल्प करने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। अचानक इनके हेलीकॉप्टर पर बर्ड्स का अटैक क्यों हुआ था, इस अजीब चीज के बारे में एबी को अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर एबी हेलीकॉप्टर के पास ही आग जलाकर किसी के हेल्प आने का वेट करने लग जाती है, लेकिन टाउन से 60 किलोमीटर दूर इन बर्फीले पहाड़ों के बीच उसको कोई भी हेल्प नहीं आने वाली थी। अब एबी को यहीं पर ही नाइट हो जाती है और एबी नाइट को इसी जगह पर ही रुकी रहती है। लेकिन जब मॉर्निंग को एबी उस पायलट के पास जाकर देखती है तो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि जो पायलट नाइट को जिंदा था वो अब मर चुका होता है, क्योंकि वो काफी इंजर्ड था और उसके पास हेल्प पहुंच ही नहीं पाई। भैया एबी को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो किस डायरेक्शन में जाए। इसके बाद नेक्स्ट डे एबी डिसाइड कर लेती है कि अब उसे यहाँ
से बाहर हेल्प के लिए जाना ही होगा, क्योंकि अगर उसे जल्दी से हेल्प नहीं मिली तो शायद वो यहीं पर ही रहकर मर जाएगी। इसलिए एबी हेलीकॉप्टर के अंदर से एक बैग लेकर उसमें जरूरत का सारा सामान पैक करती है और फिर एबी इस हेलीकॉप्टर को छोड़कर यहाँ से साउथ की डायरेक्शन में जाने लगती है। और एबी के कुछ दूर ही आगे जाती है उसे तभी हेलीकॉप्टर से वॉकी टॉकी की आवाज सुनाई देती है। तब एबी तुरंत ही वहाँ से दौड़ते हुए वापस हेलीकॉप्टर की तरफ जाती है और एबी देखती है कि जिस वॉकी टॉकी की आवाज आ रही होती है वो पायलट के पास ही था। तो एबी उस वॉकी टॉकी को अपने हाथों में ले लेती है और तभी वो सुनती है कि वॉकी टॉकी के दूसरी साइड से एक जॉन नाम का आदमी बोल रहा होता है और सुनने से लग रहा था कि वो भी शायद मुसीबत में था। फिर जॉन नाम का आदमी एबी से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और अभी तुम कहाँ पर हो। तब एबी जॉन से कहती है कि हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है और प्लीज जल्दी से मेरे पास हेल्प भेज दो। फिर जैसे ही जॉन एबी को आगे बताता है तो वो उसकी बातें सुनकर काफी शॉक्ड रह जाती है। यानी जॉन एबी से कहता है कि मेरा भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है और हमारे हेलीकॉप्टर क्रैश में कोई भी जिंदा नहीं बचा, बस मैं ही अकेला जिंदा बचा हूँ, इसलिए अब मुझे ही किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। फिर एबी सोचती है कि एक साथ दो हेलीकॉप्टर का क्रैश होना कोई नॉर्मल बात नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ तो कोइंसिडेंस है। तब एबी जॉन से पूछती है कि अभी तुम किस डायरेक्शन में हो, क्योंकि सैटेलाइट के वॉकी टॉकी की फ्रिक्वेंसी ज्यादा दूर तक तो नहीं होती, इसलिए मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हारी लोकेशन आखिर कहाँ पर है। तब जॉन उसे बताता है कि देखो मैं लोकेशन तो नहीं जानता, लेकिन हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पहले मैंने एक झील को देखा था। तब एबी जॉन से कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पास पहुंचने की ट्राई करूंगी। तो जॉन एबी से कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा रिस्क है। फिर एबी कहती है कि रिस्क तो मैं पहले ही काफी ले चुकी हूँ और ऐसा भी तो हो सकता है जैसे हम दोनों एक साथ मिले तब शायद हमारे पास हेल्प पहुंच जाए। और तभी अभी उसके पास रखी हुई मैप में एक झील को भी दिखती है। फिर वो अपने बैग और कंपास को लेकर उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देती है और उसको जॉन के पास जाने में काफी प्रॉब्लम्स होने वाली थी, लेकिन फिर भी एबी हिम्मत नहीं हारती और जॉन की लोकेशन की डायरेक्शन में आगे चलती हुई जा रही होती है। और एबी के आगे चलते टाइम भी जॉन वॉकी टॉकी से उससे कंटिन्यू बातें कर रहा होता है। फिर जॉन एबी से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम करती क्या हो और ऐसी जगह पर तुम करने क्या आई थी। तो एबी जॉन को बताते हुए कहती है कि मैं एक जियोलॉजिस्ट हूँ और मैं एक यूरेनियम माइन के प्रोजेक्ट में जॉब करती हूँ, इसलिए मेरी जॉब इन्हीं पहाड़ों के बीच में है और मेरी लिटिल सिस्टर बेथ को कैंसर है, इसलिए उसके ट्रीटमेंट के लिए काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसी वजह से मैंने इस जॉब को करना स्टार्ट किया। एबी की ऐसी बातें सुनकर जॉन को काफी बैड फील होता है। अब एबी कई सारे पहाड़ों को चढ़कर उनको क्रॉस करके एक जंगल में पहुंचती है और एबी को जंगल में पहुंचते पहुंचते नाइट हो जाती है, इसलिए अब एबी यहीं पर ही रुकने का डिसाइड करती है और अपने हिसाब से एक छोटा सा शेल्टर बना लेती है। यानी वहाँ पर पड़ी डाली और पत्तियों की हेल्प से वो अपना शेल्टर बना लेती है और शेल्टर के पास में ही फायर जला लेती है और इस शेल्टर में लेटकर एबी आराम करने लग जाती है। लेकिन मिडनाइट को यहाँ पर तेज बारिश होने लग जाती है। तब एबी उस ब्लैक अजीब से रॉक को देखने लग जाती है और ये ब्लैक रॉक एबी के टच करते ही रिएक्ट करने लग जाता है। ये देखकर एबी काफी शॉक्ड हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये कैसा पत्थर है। इसके बाद जैसे मॉर्निंग होती है तो एबी वहाँ से आगे बढ़ जाती है और चलते चलते वो एक फ्रीज हुई झील के ऊपर आ जाती है। उसे इस एरिया में बर्फीली आंधी का सामना करना पड़ता है और वो रास्ते में कई बार गिरती है और उठती है और फिर भी आगे बढ़ती रहती है और उसकी बॉडी भी थककर जवाब देने लगती है। लेकिन एबी ने डिसाइड किया होता है कि वो किसी भी हाल में जॉन तक पहुँच कर रहेगी। इसके बाद वो एक ऊंचे पहाड़ के पास पहुंच जाती है और अब एबी को इस पहाड़ को भी किसी तरह से चढ़कर पार करना होगा और ये पहाड़ बिल्कुल सलंग सीधा सा ही था, जिससे कि थोड़ी ऊपर चढ़कर वो नीचे फिसलकर गिर जाती है। फिर एबी अपने पास रखे उस अजीब से ब्लैक पत्थर को देखने लग जाती है और इस पत्थर को अपने हाथों से टच करते हुए उसे एक शेप दे देती है और ये पत्थर भी एबी के बनाए शेप की तरह ही बन जाता है। इससे ये बात तो पता चल जाती है कि इस पत्थर में कुछ ना कुछ तो मिस्ट्री है। फिर एबी इस पत्थर को चट्टान की एक दरार में फंसा देती है और इस पत्थर के ऊपर पैर रखकर उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती है और जैसे ही एबी इस पहाड़ की चोटी के ऊपर पहुंचती है तो देखती है कि उसके सामने दूर एक झील मौजूद है और ये वही झील होती है जो कि उसने मैप में देखी थी। उस झील को देखकर एबी को लगता है कि हो सकता है वहाँ पर ह्यूमंस भी हो। तब एबी इस पहाड़ के ऊपर एरो का निशान बनाकर यहाँ पर धुआं कर देती है। इसके बाद एबी यहाँ से आगे की तरफ निकल जाती है और चलते चलते वॉकी टॉकी से जॉन से बातें कर रही होती है। लेकिन तभी जॉन उससे कहता है कि अभी तुम जहाँ पर जा रही हो वहाँ पर मैं नहीं हूँ और तुम अपने सामने रशियन शिप को देख रही हो, यानी तुम अब रशियन इलाके में पहुंच चुकी हो और अगर रशियन लोगों ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी उनके एरिया से निकलो। ये सुनकर अब एबी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अब वो रशियन लोगों के एरिया में पहुंच चुकी होती है। तो एबी यहाँ से जल्दी जल्दी चलने लगती है। थोड़े टाइम चलने के बाद एबी ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसे अपने सामने कुछ घर दिखाई देते हैं। तब एबी जल्दी जल्दी एक घर की तरफ जाती है और एबी नोटिस करती है कि यहाँ पर मौजूद सारे घर पूरी तरह से खाली पड़े होते हैं और अभी उसे यहाँ पर एक भी इंसान दिखाई नहीं देता। फिर एबी एक घर के अंदर जाती है और वहाँ पर बैठकर आराम करने लग जाती है। लेकिन कुछ देर बाद ही उसे बाहर एक रशियन आदमी दिखाई देता है। इस रशियन आदमी के हाथ में गन थी और वो उसकी तरफ ही आ रहा होता है। इससे कि एबी डर जाती है और इस घर में एक जगह पर जाकर छुप जाती है और जैसे ये रशियन आदमी इसके घर में घुसकर इसके पास आता है तो एबी अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए उसको शूट कर देती है। फिर ये रशियन आदमी एबी को बताता है कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पर हर्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया, बल्कि मैं तो इस एरिया में मिसिंग हो गया था और मैं तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे फिर से शूट मत करना। सच में मैं इस एरिया में भटक गया था और वॉकी टॉकी पर इवान नाम का आदमी मुझसे बात कर रहा था और उसी के कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ। तब एबी उस रशियन आदमी के वॉकी टॉकी को लेती है और उसके वॉकी टॉकी से इवान नाम के आदमी से बात करती है। इवान की आवाज सुनते ही एबी को समझ आ जाता है कि ये तो जॉन ही है। फिर जॉन एबी से कहता है कि अगर तुम अपने सिस्टर बेथ
को बचाना चाहती हो तो जल्दी से झील के पास आ जाओ। ये सुनकर इन दोनों को पता चल जाता है कि जॉन इनके साथ में कोई गेम खेल रहा है। तब तुरंत ही एबी उस वॉकी टॉकी को फेंक देती है। तभी वो रशियन आदमी एबी से कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पर फंस चुका हूँ और हम दोनों का इतनी दूर तक आना बेकार ही था। तब एबी उस रशियन आदमी से कहती है कि अब हम दोनों को इस जगह से आगे बढ़ जाना चाहिए। और थोड़ी दूरी जॉन ने यहाँ पर जो मुझे रशियन शिप बताई थी वो असल में यहाँ पर है ही नहीं, बल्कि ये जॉन ही बहलाकर उसकी तरफ ही बुला रहा था। इसलिए इसी वजह से जॉन ने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी सामने रशियन शिप है। इसके बाद एबी उस रशियन आदमी को अपने साथ लेकर वहाँ से आगे बढ़ने लग जाती है और एबी को उसको शूट करने की वजह से अब वो काफी इंजर्ड होता है। इसलिए अब ये रशियन आदमी ठीक से चल नहीं पा रहा होता है। इसलिए एबी उसकी हेल्प करती है, उसे अपने साथ आगे ले जा रही होती है और फिर ये लोग एक फ्रीज हुई रिवर के ऊपर पहुंच जाते हैं और इसे डंडों की सहारों की हेल्प से क्रॉस करने लग जाते हैं। इसलिए अब इन दोनों को काफी सावधानी से इस फ्रीज हुई रिवर को क्रॉस करना होगा। और ये लोग सोचते हुए जा रहे होते हैं कि अगर हमने गलत जगह पैर रख दिया तो बर्फ टूटकर हम सीधे नदी में गिर जाएंगे और यहीं पर फंसकर हम दोनों मारे जाएंगे। अब वे दोनों एक जगह पर कच्ची बर्फ होती है, वहाँ से होकर गुजर रहे होते हैं। तभी वो रशियन आदमी बर्फ टूटकर नीचे रिवर में गिर जाता है और जैसे एबी उसे बचाने के लिए दौड़ती है तो वो भी उस बर्फ में गिर जाती है और उस रशियन आदमी को एबी बचा नहीं पाती। लेकिन एबी काफी ट्राई करके उस गड्ढे से बाहर आ जाती है और खुद को बचा लेती है और वहाँ से जल्दी जल्दी भागती हुई एक जगह पर जाकर पहुंच जाती है। अब एबी को काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है तो वो अपने आप को गर्म रखने की काफी ट्राई करने लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से जंगल की तरफ चली जाती है। लेकिन यहाँ से थोड़ी दूर ये केव बनी हुई थी और एबी को इस केव के बारे में पता नहीं होता, इसलिए वो जैसे आगे जा रही होती है तो वो अचानक से उस केव में गिर जाती है और इस केव के अंदर वो गर्म पानी में जाकर गिर जाती है। अभी इस गर्म पानी के अंदर ही पड़ी रहती है और तभी हमें पता चलता है कि उसके पास में इस पानी के अंदर किसी की डेड बॉडी भी तैर रही होती है और ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि एबी से वॉकी टॉकी से बात कर रहे जॉन नाम के आदमी की होती है। और जॉन पहले अमेरिकी एयरफोर्स का कमांडर था और शायद वो रशिया के एरिया से होकर गुजर रहा होगा, तभी अचानक से उसका भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया होगा। इस वजह से ही जॉन की डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है और कुछ देर बाद ही एबी को होश आ जाता है और वो अपने आप को एक डार्क जगह पर पाती है और अपने आसपास देखकर एबी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो अभी है कहाँ पर। और तभी उसे वहाँ पर एक आदमी की बात करने की आवाज सुनाई देती है और ये ब्लैक बॉडी वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि जॉन ही होता है और जॉन अब छोटे छोटे ब्लैक पार्टिकल्स में बदल चुका होता है। फिर जॉन एबी से कहता है कि मैं तुम्हें भी ऐसा बना सकता हूँ कि तुम जो भी चाहो वो कर सकती हो। ये सब देखकर एबी पूछती है कि आखिरकार तुम हो क्या चीज। फिर जॉन उसे बताता है कि जो अजीब सा ब्लैक पत्थर तुम्हारे पास में है मैं उसी ब्लैक पत्थर का एक पार्ट हूँ और अब मेरे पास इतनी पावर है कि अब मैं तुम्हें बर्ड्स की तरह उड़ने लायक भी बना सकता हूँ। तुमने रास्ते में काफी सारे बर्ड्स को उड़ते हुए देखा होगा, तुम्हारी तरह मेरे पास पहले काफी सारे लोग आ चुके हैं और अब वो बर्ड्स बन चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हें भी उन लोगों की तरह बर्ड्स बना दूंगा। बस तुम्हें अपने आप को यहाँ पर सेक्रीफाइस करना होगा। तभी एबी को भी रियलाइज होने लग जाता है कि मुझे जो अजीब सा ब्लैक पत्थर मिला था ये सब मेरे साथ उसी की वजह से हो रहा है। यानी जैसे मैंने उस अजीब से ब्लैक पत्थर को अपने पास रखना स्टार्ट किया तभी से मुझे ये सब प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई थी। तब एबी उस चीज से कहती है कि अब मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती, मुझे बस अब अपने घर जाना है। यानी एबी उस अजीब चीज के बहकावे में बिल्कुल नहीं आती। इसके बाद एबी को एल्यूजिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी उसे अब अपना घर दिखाई देने लगता है और अब इस घर के चारों तरफ बस पत्थर बरस रहे होते हैं। फिर एबी को अपनी सिस्टर बेथ भी वहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन अजीब बात ये थी कि अब उसकी सिस्टर बेथ पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है और एबी को ये सब देखकर बिलीव नहीं हो रहा होता है कि आखिरकार उसकी सिस्टर बेथ कैसे ठीक हो सकती है, क्योंकि बेथ को तो लास्ट स्टेज का कैंसर हुआ है। और तभी बेथ उससे कहने लग जाती है कि मुझे तो कैंसर कभी हुआ ही नहीं। और फिर भी ये सब देखकर और सुनकर एबी को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा होता है। तो एबी अपनी सिस्टर बेथ से पूछती है कि क्या ये सब सच है। तब बेथ उससे कहती है कि हाँ ये सब सच ही है। फिर वो अपनी सिस्टर को हक करने लग जाती है। अब एबी बेथ को अपने सामने ऐसे देखकर इमोशनल हो जाती है और कहती है कि बेथ मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया और मुझे लग रहा था कि मैंने तुम्हें खो दिया है और मॉम की डेथ के बाद से ही मैंने तुम्हारा काफी ज्यादा ख्याल रखा है। लेकिन फिर भी एबी को ऐसा फील हो रहा होता है कि ये सब सच नहीं है, क्योंकि उसे यहीं पर वो वॉकी टॉकी भी मिल जाता है और ये वॉकी टॉकी अभी भी काम कर रहा होता है। इसके बाद एबी जैसे ही इस हाउस का गेट खोलती है तो वो देखती है कि वो तो उसी जगह पर है जहाँ पर की वो पहले गिरी हुई थी और अब वो उस ब्लैक पत्थर वाली अजीब चीज की बातों में नहीं आती और जल्दी से उस जगह से बाहर निकलकर फ्लेयर जला लेती है। तब उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और वो लोग एबी को हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहाँ से ले जाते हैं। और जैसे ही एबी की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक घर में पाती है और एबी अपने आसपास देखकर सोच रहे होते हैं कि क्या वो असल में भी किसी घर के अंदर है या फिर ये कोई लूप है। और यहाँ पर ही उसके पास में सरगई आ जाता है और वो उससे कहता है कि जब मैंने पता किया था कि तुम अभी तक घर पर ही नहीं पहुंची हो तो तब तुरंत ही मैंने तुम्हें सर्चिंग करना शुरू कर दिया। फिर मैंने हेलीकॉप्टर वाले लोगों को लेकर तुम्हें ढूंढने निकाला। फिर सरगई एबी को एयरपोर्ट पर छोड़ देता है। तब एबी वहाँ से फ्लाइट लेके अपने घर पे आ जाती है और जैसे वो अपने घर के अंदर जाकर देखती है तो उसकी बहन बेथ अभी वहीं पर ही होती है। तब बेथ एबी से कहती है कि मैंने तुम्हारे हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में सुना था। ये सुनकर मुझे लगा कि अब हम दोनों ही बहनें जिंदा नहीं रहेंगी, लेकिन अब मुझे तुम्हें यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है, इसलिए अब मैं बिना किसी परेशानी के आराम से मर सकती हूँ। और एबी और बेथ के पास ही अभी उसका डैड भी बैठा हुआ था। फिर कुछ टाइम बाद ही बेथ अपनी आखिरी सांस लेती है। अब बेथ के चले जाने से एबी और उसके डैड काफी दुखी हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।